चंद्र ग्रहण जिसकी शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे समय बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये अपने पीक पर पहुंचेगा। इसीलिए आप सभी से लगातार कहा गया और अभी भी कहा जा रहा है कि ईश्वरीय उपासना जितनी करेंगे उतना आप सभी के लिए अच्छा होगा। लगातार भारत एक्सप्रेस पर आपको चंद्र ग्रहण की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि फिलहाल की क्या स्थिति है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जुड़ चुकी है। नितिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। चंद्र ग्रहण लग चुका है, आपसे भी मेरा यही सवाल, अब क्या करना चाहिए और धीरे धीरे जब ये बढ़ेगा तो क्या क्या असर इसका लोगों के जीवन पर भी पड़ेगा? सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण की अवधि तो शुरू हो चुकी है 10:30 बजे से ही और 1:30 बजे तक ये रहने वाला है। लेकिन जो इसका मोक्ष पारण समय है वो 2:30 बजे तक है, 2:22 तक है। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर इसकी बात करूं तो देखिए, मैं तो यही कहूंगी ये आध्यात्मिक एक ऊर्जा को संतुलित करने का समय है। ये किसी भी साधक के लिए ऐसा समय है जो बहुत कीमती है, जो बहुत समय के बाद उसको मिलता है। और ये जो काल आया है, 3.5 घंटे का जो समय मिला है, ये बहुत स्पेशल है किसी भी साधक के लिए, तो उनके लिए बहुत विशेष है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत नाजुक समय है ये फेज, क्योंकि वो गर्भ धारण किया तो उसका भी सेंसिटिव फेज है। और आकाश मंडल में भी जो घटना घट रही है वो भी सेंसिटिविटी से घिरी हुई है, तो उनके लिए बहुत नकारात्मक फेज है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपना, जो उनकी सास के द्वारा, माता के द्वारा जो चीजें बताई गई हैं नहीं की जाती हैं, किसी शार्प एलिमेंट का यूज नहीं किया जाता, चाकू, कैंची, सुई, वो ना करें। और इस समय रीढ़ की हड्डी को अगर आप सीधा रखते हैं तो इसका मेन जो मुख्य जो रोल है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हम कहीं आसन पर बैठ के कोई जाप माला कर रहे हैं या कुर्सी पर बैठ के कुछ मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत शुभ हो जाता है। और चंद्र ग्रहण के बाद शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी की डेथ से आए हैं तो हमारा शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं नकारात्मक एनर्जी को लेके आए हैं तो हमारा शुद्धिकरण जरूरी है। अगर हम ऑफिस में भी कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं या निगेटिव ऊर्जा हमें फील होती है, तो हम घर में भी आके स्नान करना उचित समझते हैं कि नहा लेते हैं वार्म वाटर से या रॉक सॉल्ट से नहा लेते हैं तो थोड़ा ठीक लगेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रहण के बाद हमारा शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग रात को नहा सके वो अच्छी बात है, जो नहीं नहा सकते वो गंगा जल पिए और गंगा जल छिड़के जरूर। और सुबह भी उठ के आपने अपना जो नित्य कर्म जो भी आपकी रहता है, फ्रेश व्रेश होइए, ब्रश करा, उसके बाद स्नान कीजिए, उसके बाद सूर्य देवता को जल दीजिए, उसके बाद आप अपने जो कुल देवी है, आपके मंदिर में जो देवता विराजमान है, उनकी पूजा आराधना करिए। उसके बाद गाय को भोजन कराना, पीपल के वृक्ष को सींचना, क्योंकि कल पहला श्राद्ध है। तो पूरी प्रोसेस के बाद आप दान जरूर करिए, क्योंकि इसमें अध्यात्म में हवन और मंत्र तो जुड़ा है और तीसरा दान भी जुड़ा है। इसलिए हमने हवन किया, हमने मंत्र जाप किया, अब दान भी बहुत जरूरी है। और अगर आप चंद्रमा से रिलेटेड चीजों का दान करते हैं, क्योंकि चंद्रमा को ही तो ग्रहण लगा है, वही तो ग्रसित हुआ है, तो बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए चंद्रमा की चीजें, दूध, चावल, चीनी, पानी, तो आप पानी तो मोस्टली हर जगह मिल जाता है और अभी गर्मी भी इतनी नहीं है कि पानी की दिक्कत हो रही है, तो दूध, चावल, चीनी का दान करें। दूसरा, राहु को ग्रहण लगा रहा है, अगर कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है तो उसका भी फेस बुरा ही है, क्योंकि अगर हम किसी को कुछ कहते हैं या कुछ लड़ते हैं तो हमारा भी माइंड कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाता है। और राहु भ्रम का स्वामी है, इसलिए राहु से रिलेटेड चीजें, सप्तधान है, 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स है, वो भी दान जरूर करें। आप गरीबों में दान कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का अनाज लेके दान कर दें, वो भी दान जरूर करें, ये हमारे लिए बहुत शुभ रहेगा। इस समय ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमसे नमा का जाप अगर कर लीजिए, ओम चंद्राय नमा का जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। गजेंद्र मोक्ष बहुत पावरफुल है, अगर इस समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाए, गायत्री मंत्र मन में बोला जाए, और महामृत्युंजय, अगर किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो महामृत्युंजय जाप भी कर सकता है जी। और मैं साथ में इसमें एक प्रिडिक्शन भी करना चाहूंगी कि जल एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ पड़ा है इस समय। तो जब जल एलिमेंट एक्टिवेट होता है और चंद्रमा रानी है, स्त्री तत्व को दिखाता है और मातृत्व भावना को दिखाता है, तो स्त्रियों की मनोभाव पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा मासिक चक्र भी देखिए चंद्रमा के रोटेशन के साथ चलता है। जैसे ही वो 24-25 दिन में अपने 12 राशियों को कंप्लीट करता है, वैसे ही हमारा भी मासिक चक्र आता है और हमारे हार्मोन्स चंद्रमा के कंट्रोल में है। वहीं पुरुषों का देख लीजिए,
साल में एक बार सूर्य अपनी 12 राशियों को कंप्लीट करता है, वो एक महीने में एक राशि में गोचर करता है। तो पुरुषों के हार्मोन्स का बैलेंस देख लीजिए, तो हम चंद्रमा से चलने वाले, इसलिए चंद्र को ग्रहण लग रहा है। स्त्रियों से रिलेटेड कठिनाइयां या केसेस आना, अभी भी हमने पहले देखा ग्रेटर नोएडा में एक स्त्री को जला दिया गया दहेज के लिए, या अभी स्त्रियों से रिलेटेड बहुत सी ऐसी न्यूज आ रही हैं। आप भी पूरा दिन न्यूज सुनाती है तो आपको पता ही होगा, अभी आगे कोई रेप कांड या कोई स्त्री से रिलेटेड बहुत बड़ा कुछ केस ऐसा आ सकता है जो अभी हमारे न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं, कुछ वैसा। और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा, क्योंकि वाटर एलिमेंट बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है, तो देखिए बादल फट रहे हैं, बाढ़ की स्थिति बनी है, लेकिन समुद्र में सुनामी आना, ये सब के चांसेस, परतों का हिल जाना, पहाड़ी परतों का। और साइंस भी ये कहता है कि जो कंडीशन इस समय बनी है, क्योंकि पर्वत बहुत कमजोर है, तो सड़कें बनाने के कारण भी वो कमजोर हुए पड़े, तो भूकंप आना, ये सब के चांसेस इस समय बने हुए हैं। और देखिए 21 सितंबर को पूरे 15 दिन के बाद एक सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य हमारे आत्मा का कारक है, सत्ता है, सरकार है, तो यहाँ पे सत्ता और सरकार। और अगर भारत की कुंडली को हम देखते हैं तो वृषभ लग्न का बर्थ चार्ट है, 4th हाउस में सूर्य केतु विराजमान है सिंह राशि, और दशम भाव में राहु और चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है। ये ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में काफी टाइम तक रहेगा, क्योंकि शतभिषा के आखिरी चरण से वो शुरू हो रहा है और पूर्वा भाद्रपद में खत्म हो रहा है। उनके स्वामी गुरु हैं और गुरु की ही राशि में शनि महाराज इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और शनि की राशि मूल त्रिकोण राशि में ये ग्रहण लग रहा है। तो अगर हम भारत की कुंडली की भी बात करें तो सत्ता, कुर्सी और प्रजा, ये सब डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे आतंकवादी हमले होने के कारण प्रजा का एग्रेसिव बाहर आना, या हमारे मोदी जी के द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक और एग्रेसिव डिसीजन लेना, बहुत सी चीजें हैं जो इस समय हो सकती हैं, या बहुत से ऐसे केस या कांड हो सकते हैं जिसके कारण प्रजा बाहर आ जाए कि हमें ये मंजूर नहीं है। और आप ये भी देखिए कि अभी कुछ ही महीने में बिहार इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो ये ग्रहण बिहार इलेक्शन पर भी बहुत तकड़ा असर डालने वाली है। और आप ये खुद कहेंगे कि बिहार इलेक्शन का असर ऐसा रहा कि हमें समझ ही नहीं आई ये इलेक्शन हो रही है या क्या क्या न्यूज आ रही है। आपको पर डे कुछ ना कुछ वहां से भी सुनने को मिल सकता है, तो ऐसी कंडीशंस इस समय बनी हुई है। जी बिल्कुल, तो मतलब ऐसा होने वाला है। आपने प्रेडिक्शंस भी दी हैं, कुछ उपाय, कुछ तरीके आपने बताए कि कैसे इसका सामना करें, लेकिन कुछ प्रेडिक्शंस भी आपकी हैं। कुछ विद्वान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। आचार्य सुनील, जो कहा ज्योतिष आचार्य नितिशा ने कि भाई ये होने वाला है, क्या ऐसा लगता है ये सब कुछ होगा? देखिए, तो चल ही रहा है। अगर हम बात करें तो जब प्रारंभ हुआ हमारा ये संवत्सर, तो उस समय ही हमारे पंचांगों में, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि हमारा खप्पर योग से प्रारंभ हुआ और गुरु हमारे अतिचारी हुए, और अभी गुरु बहुत समय तक अतिचारी रहेंगे। गुरु का अतिचारी का मतलब कि बार बार राशि में इधर उधर होना उनका, और उससे गुरु अतिचारी होना, खप्पर योग होना, फिर बीच में कुछ समय के लिए कालसर्प योग भी आना। और अभी जो आपने देखा होगा कि पंचग्रही योग बने, तो इस समय फिर दोबारा अभी 7 अक्टूबर तक जो योग बना हुआ है, पानी का कहीं ना कहीं जल भराव, जल का आना, बादल का फटना, बादल को छोड़ देना पानी को, ये फ्रिक्वेंसी और रह सकती है 7 अक्टूबर तक, जो दिखाता है। ऐसे में अगर हम बात करें देश दुनिया की, जितने बड़े नेता हैं उनमें विरोधाभास की स्थिति होगी, उनमें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। बीच में आपने देखा ट्रंप की, जबकि ट्रंप की बात करें, उनकी बहुत सारी सिमिलरिटी है हमारे मोदी जी से, उनकी भी वही लगन है और उनकी भी वही राशि है। तो वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि मोदी जी से उनकी मिलती है, और इसीलिए उनका विवाद भी रहा और इसीलिए उनका मिलन भी रहा, और ये होगा। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे चाइना से नहीं अच्छे संबंध थे, तो हमारे जो भारत मिलाकर बहुत बड़े बदलाव, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, बहुत बड़े बदलाव अभी देखने को मिलेंगे। बहुत कुछ आप बता रहे हैं। 11 बज चुके हैं, तो क्या आप समझा जाए कि अब ये पीक पर आ चुका है? लेकिन उससे पहले अलग अलग शहरों की अलग अलग तस्वीरें आप देख लीजिए। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, हैदराबाद, ये अलग अलग तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चेन्नई, जयपुर, ये अलग अलग तस्वीरें। और ज़रा ग्रहण की स्थिति आप देख सकते हैं। बेंगलुरु में तो मेरे ख्याल से कुछ हल्की हल्की लालिमा भी दिखाई दे रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आचार्य मदन जी,
श्रद्धा जी, इस समय देख रहे हैं कि लगभग ग्रहण, पूर्ण ग्रहण जो है वो पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, बस थोड़ा सा रह गया है। लगभग 21 डिग्री कुछ प्लस में ये चंद्रमा की स्थिति है कुंभ राशि में, और राहु वक्री जो वहाँ से चल रहा था वो 24 डिग्री के आसपास था। देखिए, इस ग्रहण काल में चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है। चंद्रमा जिसकी पूर्ण कला इस समय पूर्णमासी में होनी चाहिए थी, सबसे ज़्यादा सुंदर निखर के आ रहा है, उस पर ग्रहण लग रहा है। यानी चंद्रमा की सुंदरता को ये कुरूप कर रहा है। ऐसी ही कुरूपता, एक पौराणिक व्याख्यान है, कथा आती है कि चंद्रमा का जो विवाह हुआ वो दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुआ था, और उनमें से सबसे प्रिय उनकी पत्नी थी, वो रोहिणी थी। और रोहिणी के पास जाने के बाद फिर वो किसी पत्नी के पास नहीं गए, तो हाहाकार मच गया। ये कहा गया कि पृथ्वी में औषधियों में भी संकट आ गया। तो बाद में जब दक्ष प्रजापति को पता लगा, शिकायत की वहाँ पर, तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम कुरूपता को प्राप्त होंगे। और फिर उसके उपाय के लिए चंद्रमा का जो इस रोग से निवृत्ति करनी थी, तो प्रभास क्षेत्र में उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव के आशीर्वाद से फिर उनको उस रोग से मुक्ति मिली। परंतु शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कलाएं घटती हैं, वो श्राप की कुछ भावना जो है कम हो गई। परंतु इसमें विशेष यह है कि चंद्रमा ने, जैसे सोमनाथ मंदिर है, वहाँ भगवान का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ विशेष पूजा करने से, यानी समुद्र में स्नान करने से, ऐसे पर्व में खास तौर से जब इस तरह की संक्रांति हो, तो विशेष पुण्य मिलता है। अब इस ग्रहण में अगर कोई कहे कि बहुत बुरा हो रहा है, जैसे कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा कहा विदुषी आचार्य जी ने कि इसी ग्रहण के समय में यदि जप, होम इत्यादि, दान इत्यादि कर्म किए जाएं, शांति कर्म किए जाएं, तो जितना पुण्य उस कर्म को साधारण दिनों में करने से होता है, उससे करोड़ गुना फल मिलता है चंद्र ग्रहण में, और 10 करोड़ गुना फल मिलेगा सूर्य ग्रहण के समय। तो ये तो एक शुभ अवसर है, घबराना नहीं चाहिए। परंतु इसकी बात को समझना चाहिए कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर चंद्रमा अगर ग्रसित हो गया राहु से, तो चंद्रमा तो आगे बढ़ जाएगा, राहु पीछे रह जाएगा जैसे समय बढ़ेगा। परंतु जैसे व्यक्ति का सुंदर मुख है और बाहर धूल भरी आंधी आ रही है और उसका मुख मलिन हो जाता है, ऐसे ही चंद्रमा मलिनता को प्राप्त रहेगा। कब तक? आगे देखेंगे कि मीन राशि में शनि महाराज भी वक्री होकर उसको पीड़ित करेंगे। जब उनकी पीड़ा से भी वो आ जाएगा तो डबल मार्क होगा। एक तो राहु ने उनको विद्रुप किया, मलिनता दी, और फिर शनि ने भी उनको फिर ताड़ित किया। तो ऐसे में जातक को बड़े विशेष सावधानी से शांति कर्म करा लेना चाहिए, जिनका नक्षत्रों का संबंध भी उससे आ रहा है। ये बहुत विषय है, गंभीरता से विचार करना चाहिए। अध्यात्म की जहाँ तक बात कही जाए कि ग्रहों की स्थिति जो है इस आकाश में है, ब्रह्मांड में है, मन की स्थिति हमारे हृदय के अंदर है, मन का और चंद्रमा का संबंध है। इस चंद्रमा और मन के संबंध में एक बात समझने की है कि जब तक मन को शिव संकल्प नहीं किया जाएगा, तब तक मन को नियंत्रण नहीं किया जा सकता। गीता में कहा गया है कि अभ्यास और वैराग्य से ही ये मन वश में आता है। अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते, कि अभ्यास क्या है? मंत्रों का अभ्यास। आखिर मन को जो त्राण रक्षा करता है वही तो मंत्र है, और मंत्रों के द्वारा ही चंद्रमा ने मंत्र जाप करते करते ही मन की स्वयं की रक्षा की। अब मंत्र क्या है कि वेदों में तो यजुर्वेद में तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु 6 मंत्र है। इन मंत्रों को अगर ध्यान से अर्थ पूर्वक इसका चिंतन करें, विशेष रूप से रात्रि को सोते समय, क्यों, जो बहुत अधिक रात्रि जागरण करते हैं उनका चंद्रमा खराब हो जाता है, क्योंकि रात्रि तो विश्राम की है। और जब देखिए रात में जो थॉट होता है सोते समय, आप सो जाइए, सुबह उठकर वही थॉट आपके सामने खड़ा मिलेगा, वही विचार। इसलिए सोते समय भी भगवान शिव का स्मरण करना है, क्योंकि प्रत्येक रात्रि शिवरात्रि है, कल्याण की रात्रि है। तो कल्याण के लिए शिव संकल्प मंत्रों का पाठ अर्थ सहित करना चाहिए। बहुत बड़े योगाचार्य रहे, उन्होंने शिव संकल्प की बात नहीं कही, परंतु नमः शिवाय मंत्र का जरूर कहा कि कम से कम 6 बार इसका पाठ करें, उच्चारण करें, जैसे सांस बाहर जा रहा है, क्योंकि मन को शांत करने के लिए इससे प्रभावशाली मंत्र कोई नहीं है। यज्जाग्रतो दूरम उदेति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिखाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि जो मेरा जागते हुए का भी और सोते समय भी जो मन बहुत दूर दूर तक भागता है
जो ज्योतियों की एक ज्योति है, परम ज्योति है, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए। ये न कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञ कृण्वन्तु विदथेषु धीराः यतः पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ यक्ष मन की बात कही है। यक्ष मन कौन है? जो बड़े बड़े यज्ञों को धैर्यतापूर्वक करता है, क्योंकि यज्ञ का संपादन कोई साधारण कार्य तो नहीं है। प्रत्येक श्रेष्ठ कर्म भी यज्ञ है, प्रत्येक दान पुण्य इत्यादि वो भी यज्ञ का भाग है। जो पाप और पुण्य का विश्लेषण करते हुए बड़े बड़े यज्ञों को संपादित करता है, वो यक्ष मन है। जैसे यक्ष के पास पावर है ना, उस यक्ष को समझे कि वो बहुत अधिक सिद्ध पुरुष के रूप में समझे, तो वो हमारा मन भी वो गुण रखता है। वो मेरा मन जो बड़े बड़े कार्य कर चुका है, करने का सामर्थ्य रखता है, उसमें अहंकार ना हो, तो वो कहा कि वो मेरा मन भी शिव को प्राप्त हो। ऐसे ही मंत्रों की बड़ी व्याख्या है। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मिन् ऋतेः किंचन कर्म क्रियते। जिस मन के द्वारा कोई कार्य संभव ही नहीं है करना, कोई भी कार्य करना तो मन तो लगेगा। शरीर के साथ मन और प्राण तो लगेंगे। मन के बिना कौन सा कर्म है? कर्म करना संभव नहीं है। तो वो मेरा मन शिव संकल्प हो जाए, शिव संकल्प को प्राप्त हो। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम येन यज्ञस्थायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन के द्वारा भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होता है, जो 7 प्रकार से यज्ञ करता है, ये 2 आंखें, 2 नासिकाएं, 1 मुख, 2 कान, ये 7 इसके होता के रूप में है। ये भी तो यज्ञ कर रहे हैं एक इस मुख के द्वारा, है ना, इसके द्वारा भी तो यज्ञ हो रहा है। बहुत मुझे लगता है कि बहुत गहन अध्ययन है, और जब इस अध्ययन को समझ लेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जो हम समझ रहे हैं आप लोगों के ज़रिए, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। नितिशा जी, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन एक सवाल जीतू जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अब जब ये ग्रहण ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो एकदम से जब आप ग्रहण ख़त्म के बाद में कहते हैं कि स्नान करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, मध्य रात्रि का समय है, हो सकता स्नान नहीं भी कर पाएँ, तो गंगा जल है तो सिर्फ गंगा जल का ही छिड़काव कर लीजिए। अगर आप जागृत अवस्था में हैं, अगर आप जागे हुए हैं, अगर आप सोए हुए हैं, अलार्म लगा दिया कि इतने बजे ग्रहण ख़त्म होगा तो हम ये करेंगे, तो आप उस कंडीशन में भी गंगा जल ही छिड़क लीजिएगा। लेकिन सुबह उठने के बाद, जब आप सुबह उठें तो सूर्य उदय से पहले ही उठें। एक तो कल का दिन कोशिश करिए कि सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, और उठ कर के स्नान करिएगा। अपनी दिनचर्या की जो चीज़ें शुरू करने से पहले सबसे पहले भक्ति कीजिए, और जब भी आप कपाट खोलें तो गंगा जल का छिड़काव पहले अपनी सारी मूर्तियों के ऊपर ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो उनके भगवान के सारे वस्त्रों को अगर आप चेंज करें तो अति उत्तम रहेगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपकी कंडीशन हो सकती है, बट हम तो कहेंगे कि उनको वस्त्रों को चेंज कीजिएगा, पूजा भक्ति कीजिएगा, और साथ के साथ घर में कपूर की धुनी ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आप सूर्य को जल दीजिएगा, और फिर आप अपनी दिनचर्या को स्टार्ट कर दीजिए। तो यानी कहने का मतलब कि सबसे पहले तो शुद्ध ही करना ज़रूरी माना जाता है। और जो दान आपने, जो सामग्री आपने दान करने के लिए जो रखी हुई है ग्रहण के दौरान, उसे ज़रूर घर से बाहर कल के दिन सुबह निकालना ज़रूरी। वैसे तो कहा जाता है कि अगर मध्य रात्रि का स्नान किया और उसके बाद जो सूर्योदय के स्नान के बीच में जो समय आता है, उस समय हमें ये दान की सामग्री निकाल देनी चाहिए। और ये दान जो है, ये मंदिरों में जाकर के पूजा स्थान, धर्म स्थानों में नहीं किया जाता है। ये दान किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति या फिर जो दान मांगने के लिए आते हैं उन्हें आपको देना चाहिए। और ये क्योंकि किसी भी तरीके का बिना शुद्धि के आप अशुद्ध अवस्था में किसी भी मूर्ति को आप स्पर्श कर ही नहीं सकते। तो ये दान का जितना भी सामग्री है वो आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही दीजिएगा। कल का दिन का जो प्रथमा तिथि का श्राद्ध रहेगा, यानी पूर्णिमा के श्राद्ध में तो ये ग्रहण रहा, और प्रथमा तिथि जो है पहली तिथि मानी जाती है जब ये श्राद्ध पक्ष जो है वो शुरू होगा। और इस बार का जो श्राद्ध है वो एक श्राद्ध कम पड़ रहा है, ये अच्छा माना जाता है। शास्त्रों में ये कहते हैं कि श्राद्ध का कम पड़ना ये शुभ संकेत देता है। तो आप जो पितरों पक्ष के दौरान जो आप भी जितनी भी क्रियाएं करेंगे, तो आप कल से अपने रूटीन सिस्टम में वो सब चीज़ें भी कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे ही ये चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, स्नान कर सकते हैं, करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जल का इस्तेमाल आप करिए, उसको छिड़क लीजिए ताकि आप भी शुद्ध हो जाएं। नितिशा, आप लगातार जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, बहुत सारे उपाय आपने बताए थे, आपने बताया क्या क्या करना है, कुछ प्रिडिक्शंस आपने की थी। क्या कुछ इंटरनेशनल प्रिडिक्शंस भारत के साथ बाकी देशों के संबंध, भारत पाकिस्तान के साथ अभी कैसे संबंध है भारत के, तो आप जानती ही हैं, लेकिन इसके अलावा टैरिफ का बहुत ज़्यादा हल्ला है और टैरिफ क्या हटा सकता है अमेरिका? जो डोनाल्ड ट्रंप है, लगता है उनकी बुद्धि फिर पलटेगी और वो उस टैरिफ को कम करेंगे, हटाएंगे। कुछ इसका असर पड़ेगा? जी पे ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि वो उनका सिंह लग्न का बर्थ चार्ट है और उनके बर्थ चार्ट में भी केतु और चंद्रमा की युति है, यानी जो केतु और चंद्रमा का जो ग्रहण दोष है वो उनके बर्थ चार्ट में भी बना हुआ है। और अभी आपने ग्रहण के कुछ दिन पहले उनके डायलॉग्स को भी देखा कि कुछ दिन पहले तो वो जानते भी नहीं थे हमें, और अब हमें वो जानने की, मित्रता की बात कर रहे हैं। अभी जो उनका नया बयान आया उसमें उन्होंने मोदी जी को अपना मित्र बताया है। तो ये जो कंडीशंस बनी हुई है, ये आप उनकी मनोस्थिति को जान सकती हैं। वैसे ट्रंप जी का समय बहुत बुरा चल रहा है। देखिए, वो बहुत इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी हम 50% टैरिफ बढ़ाएंगे, कभी हम 20% बढ़ाएंगे, तो कभी हम ये करेंगे। तो वो बहुत ज्यादा ग्रहण से पीड़ित है, और ये ग्रहण उनके ऊपर सबसे ज्यादा मुझे लग रहा प्रभाव डाल रहा है। जैसे उनके अभी बयान आ रहे हैं मीडिया पर, न्यूज पर, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। और अगर मैं भारत पाकिस्तान की बात करूं तो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान फिर से कोई आतंकवादी हमला करवाने वाला है, संभावना बिल्कुल बन रही है। और जिसका एग्रेसिव जो आंसर होगा वो भारत के द्वारा दिया जाएगा, ये भी संभावना बन रही है। यही मैं अगर बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा उथल पथल की संभावनाएं बन रही है। वहां पे भी आतंकवादी हमले होना, कष्ट होना, जातिवाद या धर्मवाद की लड़ाई छिड़ जाना, ये सब स्थितियां हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ भी बनी हुई है। और देखिए, चाइना के लिए अगर मैं बात करूं तो चाइना कभी हमारा मित्र नहीं था, ना हो सकता है और ना ही आगे होगा। और जो चाइना की बेसिक कुंडली है वो हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है, और वो हमारा मित्र कभी नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी कहे। तो मुझे चाइना के लिए लेकर के कोई भी शक नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये सब आपने बताया कि असर पड़ने वाले हैं। आचार्य सुनील जी, इंटरनेशनल, क्योंकि मैंने आचार्य नितिशा जी से पूछा कि क्या क्या असर होगा, क्या लगता है राजनीति पर कितना असर इस चंद्र ग्रहण का, और आने वाले 15 दिन में सूर्य ग्रहण भी, क्या कुछ असर पड़ सकता है? बिहार इलेक्शंस हैं, बहुत कुछ है अभी, कितना कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, भारत की जो कुंडली है ये 1947 की है, और उस समय कालसर्प योग चल रहा था। और जब जब भारत में कालसर्प योग आया है, आपने देखा होगा कि भारत के ऊपर असर हुआ। आप अगर बात करें 47 से, तो 47 की जब निर्माण हुआ तब भी कालसर्प, यानी कि राहु केतु के मध्य एक तरफ सारे प्लैनेट चले गए। हालांकि ये बात सच है कि उस समय की स्थिति एक्सट्रीम होती है, चाहे वो किसी से लगाव होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, किसी से विरोधाभास होगा तो वो बहुत ज़्यादा होगा, एक्सट्रीम में होगा। और यही हमारे भारत में हुआ। इंडिया पाकिस्तान हुआ, 62 में हुआ, 65 में हुआ, 72 में हुआ, 76 में इमरजेंसी लगी, 82, 83, 84 में हुआ, 2000 में हुआ। इसके बाद कारगिल में देखा तो उसके बाद ये फिर हुआ 2025 में। ऐसी स्थिति जब भी आएगी, देश दुनिया के हालात अच्छे नहीं रहेंगे। और रही बात भारत की, अब भारत क्यों उसमें सबसे आगे आ रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप देखेंगे ग्रह गोचर की स्थिति भारत के कितने भी अनुकूल ना हो, मगर हमारे देश की जो धरोहर है, ये हम गर्व से बोल सकते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा पूजा पाठ होता है। हम ज्योतिषी कितने भी उपाय, कितनी भी कुंडली के अंदर दोष देते हैं, कितनी भी कुंडली के अंदर, मगर बाद में अंततः हम क्या कहते हैं, ये उपाय कर लो, ये पूजा कर लो, ये अनुष्ठान कर लो। और हमारे देश में इसकी जब जब बढ़ोतरी होती रहेगी, हमारा देश उन्नति करता रहेगा, करता था और करता आगे रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आप देख लीजिए जितने पर्व हैं, त्यौहार है, कितना पूजा। आज की तारीख में भी जिस समय हम ग्रहण में बैठे हैं, जिस समय ये चंद्र ग्रहण चल रहा है और मध्य चल रहा है, उस समय भी
आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग जप कर रहे होंगे, क्या इसका फल नहीं मिलेगा? हमारे यहाँ एक नारा है, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। अरे जब विश्व ठीक होगा तभी तो हम ठीक होंगे, फिर हमारे देश का कल्याण हो, फिर हमारे शहर का कल्याण हो, फिर हमारे घर का कल्याण हो, फिर हमारा कल्याण हो। आप मान लीजिए हम अपना कल्याण मानते हैं और रिक्टर स्केल में आ गया 20 का, तो क्या किसका कहाँ से कल्याण होगा हमारा? तो विश्व का कल्याण जरूरी है ना। सबसे पहले हमारी जो धरती का गोला है जिसमें 72% पानी है, जो चंद्रमा के आधार पर चलता है, उसी से तो पानी लाके पहाड़ों पे फेंकता है। वो तो हिमालय देव हमारी रक्षा करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये पर्वतराज हमारी रक्षा करते हैं, गोवर्धन बाबा की पूजा करो। तो ऐसे ही हिमालय जो हैं हमारे साक्षात्कार हैं, और वहाँ हमारे कौन रहते हैं? बाबा। बाबा का वास कहाँ है? कैलाश पर। तो हमारे यहाँ सारे पर्वत त्योहार, तीज त्योहार जब तक रहेंगे, हमारी कुंडली में कोई भी बड़ा सवाल, कहते हैं गुरु बृहस्पति के कुंडली में केंद्र में आ जाने से हजारों 200 से कुंडली मुक्त हो जाती है जी। गुरु बृहस्पति जी, खाली गुरु बृहस्पति की कृपा मिल जाए। तो ऐसे ही कहा गया है कि पूजा पाठ, हमने पहले ही बताया थी, चलती चक्की चलने दो और पिस पिस हटा, और कीले पाठी अगर आप सट गए, वो कील कौन है? वो ही तो परमात्मा है। आज की तारीख में जितने लोग जाप कर रहे हैं उनका जाप व्यर्थ जाएगा। हम यहाँ बैठकर बार बार लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि आप बैठकर इस समय, ये जो समय चल रहा है, इस समय खाली अपने मन सा वाचा कर्मणा, मन कर्म से तो आप बैठ गए, मन से आपने ध्यान लगा लिया और ईष्ट का भजन कर रहे हो। आप पर सूर्य और चंद्रमा की कृपा है। बिल्कुल। आत्मा और मन आपकी इस समय अपने ईष्ट के नमन के लिए चली गई। उनको आप अपने, हमारा प्राणायाम क्या है? प्राणों का आना और जाना, आयाम व्यायाम। आप सुषुम्ना नाड़ी की तरफ हो, प्राणों का आना और जाना, अपने ईष्ट के प्रति आपकी और जिज्ञासा जब बढ़ती है तब आपकी कायाकल्प होती है। ये हमारा आयुर्वेद कहता है। और हम तो इस समय को कहते हैं कि आपकी जब सुषुम्ना स्थिति हो, जब दोनों नासापुट चल रहे हों, तो वो स्थिति आपकी स्पष्ट होगी। आप उस समय ना तो झूठ बोलेंगे, क्योंकि आप उस समय प्रसन्न चित्त मुद्रा में होते हैं। चंद्रमा की और सूर्य की विशेष कृपा आप पे तब होती है। ऐसे ही उस देश पर, जिस देश में पूजा पाठ धर्म अभी है, और जितने भी ये, हम अगर भारत की तरफ जो दृष्टि डाल रहे हैं, हम उसे अच्छा नहीं मानते, हम उसे राक्षस प्रवृत्तियां मानते हैं, हम उसे तामसिक लोग मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि हमारे देश की धरोहर जो है ये पूजनीय थी, पूजनीय है और पूजनीय रहेगी। बिल्कुल, और पूजनीय रहेगी। और ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है, और इसी पर हम सब बहुत ज़्यादा गर्वित भी महसूस करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। हमें भारत पे गर्व होना चाहिए और सबको होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि ये संस्कृति, ये परंपरा, ये विरासत और कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। आचार्य गिरीश मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। वैसे तो हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, वैसे हम चांद पर पहुंच भी चुके हैं, भारत अपना डंका भी वहाँ पर जाकर बजा चुका है, और ये देखने को भी मिला है कि भाई भारत कितनी तरक्की कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच आज का जो चंद्र ग्रहण है, क्या कुछ बाधाएँ लेकर आएगा, या फिर क्षणभंगुर ये समस्याएं होंगी और उसके बाद फिर भारत प्रगति करेगा? क्योंकि हाल ही में मैं जीडीपी की बात करूं तो उसमें एक अच्छा इजाफा, एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए, ग्रहण जो है वृष लग्न है, और वृषभ लग्न भारत की कुंडली में भी उदित हो रही है, जिसके दूसरे भाव में गोचर में आप देखेंगे तो गुरु का संचरण है। नवम भाव से गुरु चंद्रमा को और राहु को देख रहा है। जो ग्रहण का नक्षत्र है, उस नक्षत्र का स्वामी भी गुरु ही है। पहली बात, यहाँ 9 पंचम योग बन रहा है अगर ज्योतिषी गणना करें। दूसरी बात यह है, सूर्य बुध और केतु के साथ इन तीनों ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा और राहु पर पड़ रही है। सूर्य राहु, यानी राहु और चंद्रमा पर सूर्य बुध और केतु की दृष्टि है, तो बुद्धा आदित्य योग बन रहा है। और यहाँ अगर सूर्य चंद्रमा का मित्र ग्रह है तो संबल प्रदान करेगा चंद्रमा को इस ग्रहण से, और गुरु की दृष्टि जो है शुभता प्रदान करेगी। तो भारत की जय जयकार ही होनी है आगे। यह ग्रहण भारत के लिए
किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है। बिल्कुल। हाँ, राजनीतिक उथल-पुथल जरूर होगी। बिल्कुल। बिहार का चुनाव बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा कि जिसकी बिल्कुल। कल्पना आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, इस चर्चा को मैं जारी रखूंगी, लेकिन तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी दिलचस्प भी हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। इस समय की क्या स्थिति है, ये पूर्णिमा का चांद, जो कि थोड़ी देर पहले आचार्य मदन जी ने बताया कि पूर्णिमा का चांद कितना खूबसूरत होता है और एक अलग रोशनी जो है वो धरती पर रहती है। लेकिन इस चांद को देखकर गिरीश जी क्या कहेंगे? देखिए, चाँद तो चाँद है और चाँद की सुंदरता के लिए जहाँ सुंदर चीज़ें होती है ना, चंद्रमा का उदाहरण दिया जाता है। चाँद सा सुंदर है, चाँद सा चमकता हुआ चेहरा है, चाँद सी शीतलता है, चाँद सा सौंदर्य है ना। तो चंद्रमा हमारा जो है मन का कारक है, इसीलिए ये सौंदर्य का कारक, इसलिए हमारा मन भी सुंदर हो। जब मन सुंदर होगा तो हमारा आचरण सुंदर होगा, हमारा आचरण सुंदर होगा तभी विश्व के स्वास्थ्य की परिकल्पना हम कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा तभी हम दे सकते हैं, सर्वे सन्तु निरामयाः का नारा तभी हमसे दे सकते हैं। अभी आचार्य ने कहा कि हम स्वस्थ होकर क्या करेंगे, हम जिंदा रहकर क्या करेंगे, जब हमारे आसपास की सारी जनसंख्या, सारी परिपाटी ध्वस्त हो जाएगी। हम तब कुछ कर पाएंगे जब हम सबके साथ मिलकर करेंगे। इसलिए पूरे विश्व की स्वास्थ्य की कामना, पूरे विश्व के उत्थान की कामना अगर कोई करता है तो हमारा वैदिक सनातन धर्म है, हमारा शास्त्र है, हमारे ऋषि मुनियों ने की है, ये हमारी परिपाटी रही है। हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामयाः का नारा हमने दिया है पूरे समाज को और पूरे राष्ट्र को दिया है। राष्ट्र सर्वोपरि, देश है तो हम हैं। इसलिए इस ग्रहण से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश का उत्थान किसी भी सूरत में रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, तो अब ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, ब्लड मून की बात जो कही जा रही थी, मुझे लगता है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे ब्लड मून भी दिखाई देगा। जी जी, बिल्कुल दिखाई देगा और दिखाई दे ही रहा है। हम बहुत एज तक अब पहुंच चुके हैं। हाँ, बिल्कुल एज तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये समय जो है, ये कहते हैं ना कि इसके ग्रैब करने का समय है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सिद्धियां कर रहे होंगे, इस समय मंत्र जाप कर रहे होंगे, और उसका मंत्र जाप का जो प्रभाव है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी चार दीवारी के अंदर नहीं पड़ रहा है। जैसे आचार्य जी ने कहा, हमारे दूसरे आचार्य जी ने भी कहा कि ये जो हमारा जितना भी हम ये एनर्जी इस समय क्रिएट करते हैं, इसका प्रभाव जो है पूरे देश में ही जाता है। बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है ना, तो जैसे एक एक मंत्र से जो एनर्जी निकल रही है, जो वाइब्रेशन से निकल रही है, वो हर किसी के कल्याण की तरफ ही जा रही है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगी कि ये जो ग्रहण है और जो आने वाला सूर्य ग्रहण है, अगर हम इस ग्रहण की बात कर रहे हैं तो दशम भाव हो गया। अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो वो हमारे भारत की कुंडली का पंचम भाव हो जाएगा। और पंचम भाव में क्या हम देखते हैं, शेयर मार्केट को देखते हैं। तो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपको देखने को मिलने वाली है। दूसरी बात है, हमारी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थितियाँ थोड़ी सी हमारे देश की डगमगाएंगी, लेकिन फाइनली उसके ऊपर जीत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गुरु से दृष्ट हो रहा है ये ग्रहण। और गुरु अतिचारी ज़रूर हैं, लेकिन गुरु के पास कंट्रोलिंग है, एक बैलेंस है उनके पास। और वो हमारे धन के देवता के साथ साथ वो हमारे ज्ञान के देवता भी हैं, एक एक्सपैंड के देवता हैं, एक विजन क्लियर करने के देवता हैं। तो बहुत अच्छी कंट्रोलिंग हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम, बट कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो सबका ध्यान, कहते हैं ग्रहण आएगा तो कहीं मुखिया को प्रभावित तो नहीं करेगा, और मुखिया सीधा हमारा इंडिकेशन जाता है प्रधानमंत्री की तरफ। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए, मुखिया को कोई प्रभावित नहीं करने वाला ये ग्रहण। सबसे बड़ी बात है कि समस्याएं आती हैं, उसका निवारण साथ में चला आता है। हमारे भारत की कुंडली जो है वो स्थिर लग्न की कुंडली है। हम चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना, तो फाइटर की तरह हम लोग बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, बहुत सारी इस समय संभावनाएं बनेंगी, उपद्रव होंगे, धार्मिक मुद्दे उठेंगे, बिहार इलेक्शन में बहुत कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन फाइनली जीत जो होती है, वो फाइनली जीत जो है, जो अभी चल रही है, उसी तरफ होने वाली है। तो यहाँ पे ना तो हमें हमारे मुखिया को लेकर के घबराने की ज़रूरत है, हमारी ना आर्थिक व्यवस्था को देख करके घबराने की ज़रूरत है, और ना ही हमारे डिफेंस सेक्टर को लेकर के घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा डिफेंस सेक्टर इतना सक्षम है और सक्षम होने वाला है। मुद्दे उठेंगे, एक फैसला बहुत अच्छा होने वाला है, जो महिलाओं को लेकर के बहुत अच्छा कुछ फैसले होंगे। बट
इसका विरोधाभास भी बहुत होगा, यानी अपोजिशन बहुत विरोध की तरफ भी जाएंगे, बट उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। यानी फाइनली अगर हम देखते हैं, जो निचोड़ देखते हैं, तो ये ग्रहण जो है कुछ चीज़ों में प्रभावित करेगा, जैसे आपदाओं की तरफ, जल प्रलय की तरफ, अर्थक्वेक की तरफ, उपद्रवों की तरफ, कुछ प्लेन से जुड़ी हुई घटनाओं की तरफ, कुछ पाकिस्तान और हमारे भारत को लेकर के तनाव की स्थिति की तरफ, क्योंकि वो दोबारा से पलटवार कुछ ना कुछ करेंगे और हम सक्षम हैं उसका जवाब देने के लिए। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप, अच्छी एनर्जी, सब चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करनी है, ताकि इसका प्रभाव और भी हमारे जीवन में अच्छा रहे। और एक मंत्र को ज़रूर साथ लेना है कि घबराना नहीं है। तो ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लगातार इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। अब ब्लड मून जो आपने कहा, इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आप सभी इतनी अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, तमाम तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं, पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर भारत एक्सप्रेस की तरफ से